शुरुआत कर रहे हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नामांकन से। नरेंद्र मोदी आज वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हालांकि उनका तय कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है और ताजा जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये BHU कैंपस की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहां पहुंच चुके हैं और यहां वो BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए काशी विद्यापीठ पहुंच जाएंगे। और विद्यापीठ में मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर वहां से रोड शो करते हुए कचहरी जाएंगे और अपना नामांकन करेंगे। तो ये BHU की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। BHU में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। यहां पर आप तमाम लोगों का हुजूम देख सकते हैं। उसके बाद यहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए वो काशी विद्यापीठ जाएंगे, वहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाएंगे और फिर रोड शो करते हुए कचहरी जाएंगे जहां पर अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे यूपी ब्यूरो चीफ हैं शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद हैं। शलभ, काफी आपको इंतजार करना पड़ा और वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी। अब आगे का कार्यक्रम क्या है? मोदी पहुंच गए हैं BHU। बिल्कुल, देखिए अब काशी विद्यापीठ से उनका रोड शो स्टार्ट होगा और यहाँ पर पूरी तैयारी है। उत्साह आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति पर उनको माल्यार्पण करना और महिलाएं देखिए यहाँ पर हैं, बिल्कुल कलश हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ की परंपरा है, काशी की यहाँ का संस्कार है, उसके लिए कलश लेकर महिलाएं खड़ी हैं। यहाँ पर जब विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे नरेंद्र मोदी, उसी वक्त एक यहाँ पर उनका सम्मान किया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। और पीछे आपको मैं दिखा सकता हूँ सैलाब जो यहाँ पर उमड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो आपको लोगों के हाथों में नजर आएगा। कुछ लोग तिरंगा भी यहाँ पर फहराते हुए नजर आएंगे। पुलिस के लिए बहुत लगातार चुनौती बनी हुई है क्योंकि लोग ये जो एरिया है इसको बैरिकेड किया गया है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, इसके मद्देनजर मोदी की सुरक्षा को लेकर बहुत खास हिदायत बरती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर चले आ रहे हैं जो मोदी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। तो पुलिस के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। पुलिस उनको रोक रही है कि यहाँ पर नहीं जाना और रोड शो बस अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। अब ये माना जा रहा है कि रोड शो करते हुए मोदी करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास अपना नामांकन कर पाएंगे। हालांकि पहले ये बताया गया था कि 11:30 बजे वो नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन अब करीब 1.5 से 2 घंटे का लेट हो चुका है। यानी कि वो BHU से काशी विद्यापीठ पहुंच चुके हैं और अब काशी विद्यापीठ से वो रोड शो करने वाले हैं। शलभ जी बिल्कुल, काशी विद्यापीठ से उनका रोड शो स्टार्ट होगा, पैदल यात्रा होगी। हालांकि ये बताया गया था पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो एक वाहन में सवार होंगे और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर जो जोश है लोगों में, जो मोदी के समर्थक हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहले से ही जमा है। यहाँ पर ये तीसरा स्थान होगा जहाँ पर मोदी को माल्यार्पण करना है। मदन मोहन मालवीय और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद ये तीसरा स्थान होगा जहाँ पर उनको स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण करना। और बहुत सुबह से ही यहाँ पर लोग जमा हो गए हैं। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, कोई इस रास्ते से गुजर नहीं सकता। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, हर तरह के लोग आपको नजर आएंगे। छतों पर भी लोग खड़े हो गए हैं मोदी को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और पुलिस लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। यहाँ पर काशी विद्यापीठ से कचहरी तक का फासला कितना होगा? आप बता रहे हैं कि पैदल ही जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। अब पहले ये बताया गया था संदीप कि वो एक गाड़ी पर होंगे और करीब 3 गाड़ियों का उनके साथ काफिला होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह देखने को लग रहा है तो ऐसे में लगता है कि करीब गाड़ियाँ बढ़ भी सकती हैं। और जो रास्ता है वो करीब 3.5 किलोमीटर का ये सफर है काशी विद्यापीठ से कचहरी का, उसको तय करने में काफी वक्त लगेगा। इस बात की संभावना है क्योंकि जो समर्थक है वो जगह जगह पर उनको रोक रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और ऐसे में अगर मोदी सबका अभिवादन लेते हुए चलेंगे तो भी उनको पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगेगा कलेक्ट्रेट कैंपस में। और सुरक्षा कर्मियों के लिए अगर मैं अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूं, ये उनके लिए एक नाइटमेयर बराबर है। अगर वो पैदल चलते हुए जाएंगे 3.5 किलोमीटर का रास्ता तो खासी दिक्कत पेश आने वाली है सुरक्षा कर्मियों को।
जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊं, देखिए बैरिकेड यहाँ पर किया हुआ है और पुलिस के लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं, किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह की घटना पटना में हुई थी उसके बाद बहुत अलर्ट है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात की ताकीद दी कि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जो बड़े अधिकारी हैं वो सुबह से ही यहाँ पे मोर्चा संभाले। और ये नज़ारा सिर्फ इस स्पॉट का नहीं है संदीप, बल्कि पूरे बनारस की बात करें, जहाँ जहाँ पर मोदी का कार्यक्रम है और जिस रास्ते से नरेंद्र मोदी का काफिला निकलना है, उस पूरे रास्ते पर सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सारी भीड़ अब से कुछ देर पहले यहाँ पर थी जहाँ पर हम खड़े हैं, लेकिन इन सबको पीछे करके बैरिकेड कर दिया गया है और ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त आएंगे उस वक्त केवल नरेंद्र मोदी और उनके साथ जो 2-4 लोग होंगे वही अंदर जा पाएंगे, बाकी किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए, बनारस की जो पुलिस है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती का दिन है कि अब आज सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए और इसी कोशिश में लगातार बनारस की पुलिस और यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। प्रस्तावकों का भी कभी इतना जिक्र नहीं हुआ, इतनी चर्चा नहीं हुई जितने की नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों को, उनके प्रपोजल्स को लेकर चर्चा हुई है पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी को ब्रांडिंग से लेकर उनके चुनाव अभियान को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये बात सही है कि हर एक कोशिश, हर एक जो पड़ाव होता है, हर एक जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको पूरा भुनाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि पहले बिस्मिल्लाह खां के परिवार वालों को कन्विंस करने की कोशिश की गई, उनको ये बताया गया कि वो अगर प्रस्तावक बन जाते हैं तो मोदी जी के लिए बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने आखिर वक्त में मना कर दिया। लेकिन छन्नू लाल को जिस तरीके से प्रस्ताव बनाया गया है और जिस तरीके से शास्त्री जी के परिवार के लोगों को प्रस्ताव बनाया गया है, ये बहुत साफ है कि हर एक पड़ाव, हर एक कोई मौका है जिसको बीजेपी और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो उसको भुनाने की कोशिश करती है। और ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहली बार चुनाव में ऐसा देखने को मिल रहा है कि नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से उसकी ब्रांडिंग हो रही है, वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है और प्रस्तावकों का नाम इस तरीके से चर्चा में है। संदीप, शलभ, ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी अब रोड शो करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनका अभिवादन भी स्वीकार करेंगे, कहीं कोई वो लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं, कोई भाषण भी देने वाले हैं, ऐसा भी कुछ इंतजाम है, या महज वो चलते हुए, क्योंकि इसमें भी बहुत वक्त लगने वाला है, वो चलते हुए कचहरी पहुंचेंगे? मैं आपको सीधे वो जगह दिखाता हूं जहां पर वो जाएंगे। विवेकानंद जी की मूर्ति है, यहां पर बैरिकेड पार करते हुए आएंगे, आपको पुलिस के लोग यहां भी नजर आएंगे। यहां पर इंतजाम किया, मुझे कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं शलभ, ये काफिला आ गया है क्या नरेंद्र मोदी का? नहीं, अभी काफिला अभी यहाँ नहीं पहुंचा संदीप, अभी काशी विद्यापीठ से काफिला निकला, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है लिहाजा आगे के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी, तो ये नरेंद्र मोदी का काफिला आप देख सकते हैं, बनारस की सड़कों से गुजरते हुए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता झंडे फहराते हुए, नरेंद्र मोदी के कटआउट्स भी लगा रखे हैं। नरेंद्र मोदी अब बनारस में पहुंच चुके हैं काशी विद्यापीठ से, फिर वो सड़क के जरिए पैदल चलते हुए, जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है ये बदल सकता है क्योंकि उनकी अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, एसपीजी प्रोटेक्टी हैं वो, तो ये लास्ट मिनट पर प्रोग्राम चेंज भी हो सकता है। हमने शुरू में आपको दिखाया था कि जीप के जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये सवाल उठाया था कि ओपन जीप में क्या जाना सही होगा और इस पर क्या ये अंतिम फैसला ले लिया गया है। नरेंद्र मोदी अब पहुंच गए हैं माल्यार्पण करने के लिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी और यहां पर बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण वो करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा पर भी फूलमालाएं चढ़ाने वाले हैं और साथ ही साथ विवेकानंद की मूर्ति पर भी वो माल्यार्पण करेंगे। राणा अयूब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब, आपकी टिप्पणी इस तस्वीरों को देखकर पहली प्रतिक्रिया क्या आएगी आपके जहन में? ये पहली प्रतिक्रिया ये है कि ये प्रतीकों की राजनीति में तो भाजपा बहुत पहले से निपुण रही है और अभी भी ये लोग उस निपुणता का परिचय दे रहे हैं। दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि ये जो आपके संवाददाता ने अभी कहा कि शास्त्री जी के परिवार को या मालवीय जी के परिवार को,
जी नामांकन के लिए आप नामांकन की बात कर रहे थे, मालवीय जी, हाँ। तो जो बात आप कर रहे थे ना संदीप, मैं उस पर आना चाहता हूँ। देखिए, नामांकन की सारी प्रक्रिया को अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देने का माध्यम बनाया गया है, और ईमानदारी की बात यह है कि ये एक तरह से भाजपा की सफलता है कि प्रतीकों की राजनीति में जो बहुत व्यापक सम्मान के पात्र लोग हैं, उन्हें अपनी राजनीति के अंदर खींचने के काम में, और इस तरह के प्रतीकात्मकता में कि आपके प्रस्तावकों में से एक बुनकर है, एक चाय वाले हैं, एक संगीतकार हैं, एक न्यायमूर्ति मालवीय हैं, तो इस सब में भाजपा ने बाजी मारी है। और देखना यह है कि इन सब चीजों का कुल मिलाकर के केवल बनारस में नहीं बल्कि सारे देश में भाजपा को क्या लाभ होता है या नहीं होता है। और ये बात तो मेरे ख्याल से राणा कांग्रेस वाले भी मानते हैं। मार्केटिंग की बात हो, पैकेजिंग की बात हो, ब्रांडिंग की बात हो, चारों खाने चित कर दिया है मोदी ने कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल, ये पिछले 3 साल से हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने ब्रांडिंग की है, मार्केटिंग की है, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बेहतरीन मार्केटिंग अब तक की होगी। इन्होंने विवेकानंद को शुरू किया था पिछले 3 साल से। गुजरात में जब नवरात्रि होते तो विवेकानंद की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगती थी गुजरात में। आज विवेकानंद से अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ आ गए हैं। हाल में जितने भी इंटरव्यू दिए तो बीच में जो इंटरव्यू करने वाला था नरेंद्र मोदी, बीच में विवेकानंद। तो इन प्रतिमाओं को इन्होंने बहुत अच्छी तरह मार्केट किया है। आज भी ये वही कर रहे हैं। इलेक्शन जब इनका लास्ट गैम्बिट है वाराणसी में, तो बहुत अच्छी तरह उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग गिमिक को। और कहीं ना कहीं एक वो स्पेस वेकेंट थी, वो जमीन खाली पड़ी हुई थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। टू गिव द डेविल इज ड्यू, उन्होंने उसको कब्जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी नेशनल पार्टी ने अपने सीनियर लीडर को इज्जत नहीं दी है। वो अलग बात है कि इन्होंने अपने पार्टी के सीनियर लीडर को इज्जत नहीं दी है। एक अलग मसला है। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही संदीप। सरदार पटेल तो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस में और कांग्रेस के लोग जब लोगों को याद करते हैं, अपने लोगों को, या कहीं नाम वगैरह रखने में, जो भी प्रतीकात्मक महत्व देने की बात होती है, उसमें क्या स्थिति रही सरदार पटेल की? कांग्रेस ने कभी परवाह की सरदार पटेल को उस तरह का महत्व देने की? कभी नहीं। और चूंकि नहीं की, अच्छा, दूसरे ओर जो हमारा लेफ्ट लिबरल ओपिनियन है, उसने आधी सूचनाओं और आधे पूर्वाग्रहों के आधार पर सरदार पटेल की छवि ये बना ली जैसे वो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी थे, जबकि वो कतई नहीं थे। वो बहुत नो नॉनसेंस, पत्राचार जो पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच हुआ वही साबित कर देते। वो बहुत नो नॉनसेंस किस्म के होम मिनिस्टर थे। सरदार पटेल हैड नो पेशेंस फॉर हिंदू कम्युनलिज्म एंड ही हैड नो पेशेंस फॉर मुस्लिम कम्युनलिज्म। ये बहुत क्लियर है। अगर उनके बारे में आप पढ़ें, जाने चीजों को, तो साफ हो जाता है। लेकिन आपने एक छवि बना ली, और छवि बना ली तो उनको त्याग दिया। बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने के पहले तक आप विवेकानंद से भी कतराते थे, उसके बाद आपको एकाएक विवेकानंद में सेकुलरिज्म और विवेकानंद में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मोदी जो है इन सब चीजों के मास्टर हैं। उनके पास बाकायदा एक पूरी एजेंसी है। कांग्रेस का भी एक बैगेज है, उसका जवाब दे रहे हैं, और वो बैगेज है। और कांग्रेस अपने, देखिए, आप 60 साल अगर देश पर राज करेंगे, और उसमें खास करके पिछले 5 साल जिस तरह का आपने कोट अनकोट राज किया है, तो वो बैगेज तो कहीं ना कहीं तो आपके गले पड़ेगा। जब वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता रहे थे सरदार की, उन्होंने गोवालकर एक खत लिखा था, उसमें सीधे सीधे लिखा था कि गोवालकर का हाथ महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन से बिल्कुल। लेकिन आज वही अरुण जेटली अपने एक ब्लॉग में गोवालकर को इतना डाइटी बना देते हैं, बहुत बड़ा देवता बना देते हैं। तो बीजेपी तो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी वो कर रहा है, लेकिन वो एक सतह लेवल पे वो कॉन्ट्रडिक्टरी बात अपनी जगह है। सवाल ये है कि सरदार पटेल की इन बातों का, सरदार पटेल के इस रवैये का, कि उन्होंने गोलवलकर का जो पत्र लिखा, वो मैं आपको उद्धृत करके सुना देता हूं कि आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने लगातार एक विषैला प्रचार अभियान चलाया है, जिसके कारण अनेक प्राण गए हैं, जिनमें सर्वाधिक मूल्यवान प्राण महात्मा गांधी के।